ज़बां ज़बां पे शोर था कि रात खत्म हो गई, यहां शहर की आस में हयात खत्म हो गई। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। इस वक्त देश में ऐसा क्या हो रहा है या क्या हो चुका है जिस बात की खुशी मनाई जाए, जश्न मनाया जाए। आम लोग ज्यादा से ज्यादा इस बात की खुशी मना सकते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर बीत चुकी है और अब कोरोना के आंकड़े पहले की तरह डरा नहीं रहे हैं। जिन लोगों के पास अब भी रोजगार बचा है वो इस बात पर खुश हो सकते हैं कि वो उन 2 करोड़ लोगों में आने से बच गए हैं जिनकी नौकरी पिछले कुछ महीनों में खासकर कोरोना काल में चली गई। कुछ लोग इस बात पर राहत की सांस ले सकते हैं कि वो अब भी अनाज खरीदने में सक्षम हैं और पेट्रोल और डीजल भरा सकते हैं, जबकि इनकी कीमतों में रोज इजाफा हो रहा है। और कुछ लोग इस बात से भी खुश हो सकते हैं कि उन्हें कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। वाकई कैसे अच्छे दिन आ गए हैं कि अब लोगों को उन बातों से खुशी तलाश करनी पड़ रही है जो जिंदगी जीने के लिए जरूरी है, यानी रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियादी सुविधा आपके पास है, आप सांस ले रहे हैं और जिंदा हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि मोदी राज में यही असली खुशी है, बाकी सब कुछ मोह माया है। वैसे आप सरकार से पूछेंगे तो जश्न मनाने के 100 कारण वो आपको गिना देगी। अभी 2 दिन पहले ही याद कीजिए कि मोदी जी ने देश को नया आशावाद दिखाया था। 100 करोड़ टीके लगाने का जश्न सरकार मना रही है और मोदी जी कह रहे हैं कि वैक्सीन के बढ़ते हुए कवरेज के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक गतिविधियां हो, खेल जगत हो, टूरिज्म हो या एंटरटेनमेंट हो, सब तरफ सकारात्मक गतिविधियां तेज हो रही हैं। आने वाले त्योहारों का मौसम इसे और गति देगा और शक्ति देगा। वाकई शब्दों की बाजीगरी कोई इस सरकार से और खासकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखे। कोरोना काल में जब लोग राहत मांग रहे थे तो 20,000 करोड़ का राहत पैकेज दिया, लेकिन वो किन लोगों को मिला ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर आम जनता को राहत मिलती तो देश में न बेरोजगारी बढ़ती न भूखमरी। जब लोग पेट्रोल डीजल महंगा होने पर परेशान होते हैं तो बीजेपी नेता कभी अफगानिस्तान जाने की सलाह देते हैं, कभी 95% लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुट्ठी भर लोग ही गाड़ी पर चलते हैं। और अब तो यह कहा जा रहा है, एक बयान सामने आया है, वो ये कि अगर 200 रुपये लीटर पेट्रोल बिकने लगेगा तो हम बाइक पर 3 लोगों को बैठने देंगे। पिछले 7 सालों से इसी तरह की उटपटांग बयानबाजी जनता सुनते आई है और चुपचाप सुनती जा रही है, तो बीजेपी को यह गुमान हो गया है कि अब उसकी कुर्सी पर कोई खतरा नहीं है। वैसे अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी का यह गुमान टूट सकता है, खासकर उत्तर प्रदेश में, जहां प्रियंका गांधी नाम की आंधी बीजेपी की जड़ों को कमजोर कर सकती है। योगी जी को इस बात का एहसास हो रहा है, इसीलिए अब वो हिंदू मुस्लिम के पुराने पैंतरे पर उतर आए हैं। मोदी जी कल वाराणसी पहुंच रहे हैं, जहां प्रियंका गांधी की रैली के जवाब में अपना दम दिखाने की उन्हें चिंता है। तो आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के होने से बीजेपी की एंटायर पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ सकता है और क्या अब मोदी लहर जनता के मन से उतर रही है। पहले चलते हैं यूपी यानी उत्तर प्रदेश, जहां लोगों को यह उम्मीद बंधाने प्रियंका गांधी कभी सड़क पर उतर रही हैं तो कभी खेतों पर और लोगों से, खासकर महिलाओं से उनके बीच पहुंच करके बात कर रही हैं और उनकी दुख तकलीफ बांट रही हैं। आइए कुछ तस्वीरें देखते हैं। और लगातार प्रियंका गांधी भाई ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि यूपी की राजनीति एक बड़े बदलाव की ओर है और इस बदलाव के पीछे का जो चेहरा है वो है प्रियंका गांधी का। पिछले 3 दशकों से सत्ता से बाहर कांग्रेस के लिए यूपी में पैर जमाना फिर से एक कठिन चुनौती है और इस चुनौती को स्वीकार किया है प्रियंका गांधी ने। कांग्रेस के सिमटते जनाधार का एक बड़ा कारण लोगों से सीधे संवाद में आई कमी थी, लेकिन अब प्रियंका गांधी लगातार इस कमी को दूर कर रही हैं। वो बात बात पर सड़कों पर निकल आती हैं और लोगों से सीधे मुखातिब होती हैं। इसका कितना फायदा चुनावों में कांग्रेस को मिलेगा ये तो फिलहाल कहा नहीं जा सकता है, लेकिन लोगों के दिलों में प्रियंका गांधी जगह बनाने में कामयाब हो रही हैं। पिछले दिनों वाराणसी में उनकी रैली में जिस तरह भीड़ उमड़ी थी वो इस बात की गवाह है। आम जनता ही नहीं बल्कि सरकार की ड्यूटी में लगे लोग भी प्रियंका गांधी से मिलने को उत्सुक दिखते हैं। वाराणसी में एक महिला पुलिसकर्मी प्रियंका गांधी से आकर गले मिलती हैं।
उसके बाद जब लखनऊ से आगरा जाने पर प्रियंका गांधी को रोका जाता है, तब भी महिला पुलिसकर्मी प्रियंका गांधी के साथ सेल्फी लेती हैं। स्कूल जाने वाली बच्चियां उन्हें बताती हैं कि कैसे स्मार्टफोन के मिलने पर उन्हें पढ़ने में सुविधा होगी। इसी तरह प्रियंका गांधी बाराबंकी जाते हुए धान के खेत में रुककर महिलाओं से बातचीत करती हैं, उनके साथ खाना खाते हुए उनकी तकलीफें सुनती हैं और उसके बाद प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत करने बाराबंकी पहुंचती हैं। लोगों से, महिलाओं से इस सीधे संवाद की झलक कांग्रेस की घोषणाओं में नजर आ रही है। आप जानते ही हैं कि प्रियंका गांधी ने जब महिलाओं को 40% टिकट देने का ऐलान कर यूपी की राजनीति का रुख बदल दिया और अब उन्होंने कुछ प्रतिज्ञाओं के साथ प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत की है। तो हमारी पहली प्रतिज्ञा, टिकटों में महिलाओं को 40% हिस्सेदारी, लड़कियों को, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी। दूसरी प्रतिज्ञा, किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। तीसरी प्रतिज्ञा, 2500 में गेहूं धान, 400 पाएगा गन्ना किसान। चौथी प्रतिज्ञा, बिजली बिल सबका हाफ, कोरोना काल का बकाया साफ। पांचवी प्रतिज्ञा, दूर करेंगे कोरोना की आर्थिक मार, परिवार को देंगे 25,000। आखिरी प्रतिज्ञा, 20 लाख को सरकारी रोजगार। तो कांग्रेस की इन प्रतिज्ञाओं से क्या यूपी चुनाव की बाजी पलटेगी? क्या कांग्रेस के पैर मजबूत होंगे? क्या कांग्रेस का 30 सालों का बनवास खत्म होगा? इन सारे सवालों के जवाब जानने की उत्सुकता चुनावी विशेषज्ञों के साथ साथ जनता को भी रहेगी। लेकिन एक खास सवाल यह है कि क्या इससे बीजेपी की जड़ें कमजोर होंगी? यह सवाल इसलिए क्योंकि इस बार यूपी में चुनाव तब हो रहे हैं जब बीजेपी अपने घोषणा पत्र के एक अहम वादे को पूरा करने की स्थिति में आ चुकी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राम मंदिर की। आप जानते ही हैं कि राम मंदिर बनाने के नाम पर ही बीजेपी ने 2 सीटों से शुरुआत करके संसद में बहुमत हासिल करने की मंजिल पाई है। लगातार 2 बार से बीजेपी दिल्ली की सत्ता में है, यानी कि केंद्र की सत्ता में है, और अब राम मंदिर पर अदालत का फैसला आने के बाद मंदिर बनने की शुरुआत भी हो चुकी है। बीजेपी शायद ये मानकर चल रही है कि मंदिर निर्माण का फायदा आसानी से उसे चुनावों में मिल जाएगा। लेकिन इस बीच कोरोना की मार देश पर पड़ी। लोगों के जीवन और जिंदगी यानी सांस और आस दोनों पर खतरा मंडराने लगा। कोरोना से बच गए तो बेरोजगारी की मार पड़ गई और सरकार दोनों मार से बचाने में नाकाम रही। 3 कृषि कानूनों का मुद्दा भी देश में सरकार विरोध का बड़ा कारण बना। खासकर पश्चिमी यूपी में यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के बीच बीजेपी को लेकर बहुत नाराजगी है। इन हालात में मंदिर का दांव बीजेपी के कितना काम आएगा कहना मुश्किल है। इसीलिए अब बीजेपी अपने पुराने पैंतरे यानी हिंदू मुस्लिम पर उतर आई है। 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने यूपी जीतने के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का सहारा लिया था। फतेहपुर की एक चुनावी रैली में मोदी जी ने कहा था कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो शमशान भी बनना चाहिए। रमजान में अगर बिजली रहती है तो दिवाली पर भी बिजली आनी चाहिए। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। उस वक्त समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर तंज कसते हुए मोदी जी ने कहा था कि यूपी में विकास के वनवास को 14 साल हो गए हैं, इसे खत्म होना चाहिए। इसके बाद तब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शमशान और कब्रिस्तान के चुनावी नैरेटिव को कसाब तक पहुंचाया था। गोरखपुर के पास स्थित चौरी चौरा में हुई एक चुनावी सभा के दौरान अपने भाषण में अमित शाह ने विपक्षी दलों की तुलना कसाब से करते हुए कहा था कि यूपी कसाब नाम की बीमारी से परेशान है, यहाँ का विकास इसकी वजह से रुका हुआ है। कसाब को परिभाषित करते हुए अमित शाह ने क का मतलब कांग्रेस, स का मतलब समाजवादी पार्टी और ब का मतलब बहुजन समाज पार्टी बताया था और प्रदेश के लोगों से कसाब को बाहर निकालने का आग्रह किया था। आप जानते ही हैं कि कसाब मुंबई हमलों में पकड़ाया एकमात्र जिंदा आतंकवादी था जिसे बाद में फांसी दी गई थी।
विपक्षी दलों को कसाब बताकर अमित शाह ने बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया था। हिंदुत्व और आतंकवाद के नाम पर वोटों का ये खेल तब बीजेपी के पक्ष में गया था। अब एक बार फिर वही दांव चलने की तैयारी है। सीएम आदित्यनाथ योगी अब विकास और कानून व्यवस्था की बात करके लोगों को 30 साल पुरानी बातें याद दिलाने के लिए ट्वीट कर रहे हैं। 22 अक्टूबर को 10:22 पर योगी जी ट्वीट करते हैं, समाजवादी पार्टी सरकार के शासनकाल में आतंकवादियों के मुकदमे वापस होते थे, हिंदुओं पर झूठे मुकदमे दर्ज होते थे, राम भक्तों पर गोली चलाई जाती थी और आतंकवादियों की आरती उतारी जाती थी। क्या ये सच नहीं है? 10:23 पर एक दूसरा ट्वीट करते हैं कि भाइयों बहनों, जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाईं, क्या आप और हम उनको माफ कर देंगे? 10:26 पर तीसरे ट्वीट में लिखा, आज भी लोग मऊ दंगा भूले नहीं हैं। 10:29 पर चौथा ट्वीट किया, साल 2007 में आजमगढ़ में अजीत राय की कॉलेज में निर्मम हत्या सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि उन्होंने वंदे मातरम गाने की बात कही थी। स्वतंत्र भारत में कोई सरकार, संगठन या संस्था वंदे मातरम पर रोक लगाती है तो उसे उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। तो इन ट्वीट्स को देखकर बीजेपी की या कहें तो योगी जी की हताशा साफ दिखाई दे रही है। कुछ मिनटों के अंतराल पर एक के बाद एक ट्वीट, और वो भी किसी सामयिक घटना पर नहीं बल्कि 30 साल पुरानी घटनाओं पर। योगी जी अगर सपा को अपना तगड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं तो उन्हें पिछली सपा सरकार की कमियां बताना चाहिए। जब अखिलेश यादव राज्य की कमान संभाल रहे थे, यानी कि मुख्यमंत्री थे, अखिलेश अब सपा प्रमुख हैं और सपा की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा भी हैं, तो योगी जी यानी योगी आदित्यनाथ जी का निशाना अखिलेश यादव पर होना चाहिए। मगर वो बार बार मुलायम सिंह यादव तक पहुंच जाते हैं, जो अब न सपा संभाल रहे हैं और न ही मुख्यमंत्री बनने के काबिल हैं, यानी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। काबिल तो हो सकते हैं लेकिन बनने वाले नहीं हैं, यह साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन योगी जी ने कुछ समय पहले अब्बाजान वाला विवाद खड़ा किया था और अब वो राम भक्तों की याद जनता को दिला रहे हैं, वो भी 1990 की। आप याद कीजिए, गड़े मुर्दे उखाड़कर योगी जी अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश तो कर रहे हैं, यह साफ नजर आने लगा है। सोनभद्र, उन्नाव, हाथरस, बिकरू, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी और आगरा तक योगी जी से उनके शासन में कानून व्यवस्था पर जनता जवाब मांग सकती है। इसीलिए वो 30 साल पुरानी बातें लोगों को याद दिला रहे हैं। लेकिन योगी जी भूल रहे हैं कि 30 वर्षों में गंगा और यमुना में बहुत सा पानी बह गया है। अब वोटर भी नया है और वोटर का मिजाज भी नया है, इसीलिए पुराने दांव कितने कारगर साबित होंगे कहा नहीं जा सकता है। वैसे कांग्रेस ने चुनाव में नैरेटिव तो अलग तरह से सेट कर ही दिया है, इसके साथ ही हिंदुत्व के मोर्चे पर भी टक्कर देने की तैयारी कर ली है कांग्रेस ने। आइए देखिए। यूपी में चुनाव से पहले यात्राओं के जरिए माहौल बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव अपनी विजय रथ यात्रा निकालकर सियासी तापमान माप चुके हैं। शिवपाल यादव अपनी रथ यात्रा निकालकर अपने लिए संभावनाएं टटोल चुके हैं। कांग्रेस की यात्रा भी शनिवार से शुरू हुई है, जिसमें अपनी प्रतिज्ञाओं से जीत का रास्ता तैयार करने के साथ साथ बीजेपी को हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनौती देने की तैयारी कांग्रेस की है। आप जानते ही हैं कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मंदिरों के दर्शन, संगम में डुबकी, काशी विश्वनाथ, मां वैष्णो देवी के दर्शन के साथ संदेश दे चुके हैं कि उनके हिंदू होने की प्रतिबद्धता को कम न आंकें। अब हिंदुत्व के इस एजेंडे पर सोची समझी रणनीति के तहत पार्टी में निचले स्तर पर काम किया जा रहा है। प्रतिज्ञा यात्राओं के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस, नुक्कड़ नाटक, जनसभा, रोड शो, समाज में प्रभाव रखने वाले लोगों के साथ बैठक, सामाजिक संगठनों के साथ करीब से जुड़कर प्रचार करने के साथ साथ मंदिरों में दर्शन करने की योजना भी बनाई गई है और कार्यकर्ताओं को इस बारे में जानकारी भी दी जा रही है। यानी कांग्रेस अब बीजेपी को हिंदुत्व के मुद्दे पर भी टक्कर देने की तैयारी में है। इससे पहले जब प्रियंका गांधी ने 10 अक्टूबर को वाराणसी में सियासी अभियान की शुरुआत की थी, तो इससे पहले उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए थे और दुर्गा कुंड में जाकर मां कुष्मांडा की पूजा भी की थी। अपने भाषण की शुरुआत उन्होंने दुर्गा सप्तशती के मंत्र से की थी और ये भी बताया था कि वो नवरात्र का व्रत कर रही हैं। ये सब कांग्रेस की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। नवरात्रि के पहले दिन बहराइच जाते समय उन्होंने अर्जुनगंज स्थित घंटी वाली मरी माता के मंदिर में पूजा करके आशीर्वाद लिया था। इससे पहले फरवरी में जब प्रियंका सहारनपुर गई थी तो वहां हाथ में रुद्राक्ष की माला चर्चा में आई थी। वहां भी उन्होंने शाकुंभरी देवी के दर्शन किए थे। अभी कुछ दिन पहले जब वो लखनऊ में धरने पर बैठी थी तो उनकी रुद्राक्ष की माला गले में दिख रही थी। तो एक तरफ महिलाओं का साथ और दूसरी तरफ किसानों के हक की बात और इनके साथ हिंदुत्व के मोर्चे पर भी बीजेपी को टक्कर देने की तैयारी कांग्रेस की है।
बीजेपी का इससे परेशान होना स्वाभाविक है और शायद इसलिए अब सबकी निगाहें वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी की कल होने वाली रैली पर टिकी हैं। राज्य और केंद्र दोनों जगह सत्ता में होने का फायदा बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि वाराणसी की रैली में लाखों की भीड़ के साथ करोड़ों की परियोजनाओं की शुरुआत मोदी जी कर सकते हैं। विकास, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर घिरी बीजेपी और किसानों के मोर्चे पर बार बार सवालों में घिरती बीजेपी को मुश्किलों से उबारने का यह मौका मोदी जी ने निकाला है और इसकी तैयारियों में पूरा अमला जुट गया है। दीपावली से पहले अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर मोदी जी 25 अक्टूबर को वाराणसी पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी यहां 5,236 करोड़ 37 लाख रुपए की 30 परियोजनाओं का तोहफा देंगे, ऐसा बीजेपी नेताओं का कहना है। हालांकि जनता के पैसे से जनता को ही तोहफा कैसे दिया जा सकता है, ये सवाल बीजेपी से करना चाहिए। खैर, मोदी जी देश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत भी करेंगे। वैसे कोरोना काल में खुद ही भाग दौड़ कर ऑक्सीजन और दवाओं का इंतजाम कर लोगों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी हद तक आत्मनिर्भरता हासिल कर ही ली थी। खैर, मोदी जी कई परियोजनाओं की शुरुआत कर पूर्वांचल में विकास के एजेंडे को धार देंगे। प्रियंका गांधी की रैली में 1 लाख लोगों के आने का दावा किया जा रहा था, इसीलिए बीजेपी 2 लाख की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखकर चल रही है। इसलिए वाराणसी के सभी 8 विधानसभा क्षेत्र से 25-25 हजार की संख्या में समर्थकों को लाया जाएगा। इस काम में बीजेपी जिले के सभी 13 मंडल प्रभारियों को लगाया गया है। हर मंडल प्रभारी को 5,000 मोटरसाइकिल सवार समर्थकों के साथ आने का लक्ष्य दिया गया है। पीएम के कार्यक्रम के लिए 12 एकड़ जमीन 15 दिनों के लिए ली गई है। सभा स्थल के पास ही हेलीपैड भी बनवाया जा रहा है, जिसके लिए कई खेतों की फसल काटी जा चुकी है और किसानों को मुआवजे देने का वादा है। मोदी जी के स्वागत के लिए बावतपुर एयरपोर्ट से सभा स्थल तक 50 स्वागत द्वार बनाए गए हैं। लाखों लोगों को लाने का खर्च, नेताओं के ठहरने और खाने पीने का इंतजाम, बैनर, पोस्टर, मंच, माइक, टोपी की व्यवस्था, सुरक्षा के इंतजाम, इन सब में कम से कम 20 से 25 करोड़ का खर्च आएगा। अब ये पूछना बेकार है कि ये खर्च किस मद में जाएगा। बीजेपी अपने अकाउंट से ये खर्च देगी या पीएम के दौरे को सरकारी खर्च में जोड़कर जनता का पैसा इसमें लगाया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारी योजनाओं की शुरुआत करेंगे, लेकिन प्रचार बीजेपी का होगा। तो एक तीर से 2 नहीं बल्कि कई निशाने बीजेपी साधेगी। तीर का खर्च जनता ही उठाएगी और निशाना भी जनता पर ही होगा, यानी निशाना भी जनता ही बनेगी। 2 घंटे की रैली के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाएंगे और आपको पाठ पढ़ाया जाएगा कि देखिए मोदी राज में सब कितने खुश हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है, महंगाई कम हो गई है, पेट्रोल डीजल के दाम तो लोगों की बेहतरी के लिए बढ़ाए गए हैं और खासकर राष्ट्र की बेहतरी के लिए बढ़ाए गए हैं। तेल के दाम भी लोगों की सेहत अच्छी रखने के लिए बढ़ रहे हैं और अभी माचिस की कीमत जो दोगुनी हुई है ना, वो इसीलिए कि आप अब पत्थर से रगड़ कर आग जलाना सीख लीजिए और महसूस कीजिए कि स्टोन एज में यानी उस आदि काल में लोग कैसे रहते थे, जंगल में किस तरह घूम घूम कर कंद मूल फल इकट्ठा करते थे और अपना पेट भरते थे। इन बातों को महसूस करेंगे तो आपको राम राज के दर्शन भी होंगे और विकास की कीमत भी समझ में आएगी। दोस्तों, ये मोदी जी की एंटायर पॉलिटिक्स है। यहां अब शायद अच्छे दिनों का यही कायदा चलेगा। खैर, शायर इम्तियाज सागर ने ठीक ही फरमाया है, होगा बहुत शदीद तमाजत का इंतकाम, होगा बहुत शदीद तमाजत का इंतकाम, साये से मिलके रोएगी दीवार देखना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।